बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बोल सकते हैं क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के लिए 10.2 एक्सरसाइज के कुछ नोट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चाहे यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर एडिशन बाय द ट्रायंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम, दोनों के कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं यहाँ पे एडिशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक और चीज, हम स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। 10.2 में जो जो टॉपिक जैसे जैसे क्वेश्चन आने हैं सभी टाइप के बोल सकते हैं नोट्स जो भी होंगे सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन कुछ एग्जांपल के साथ। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे। आज की वीडियो को पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। वेक्टर एडिशन के छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। इसे वेक्टर एडिशन का सबसे बेसिक पॉइंट बोलते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, मान लेते ए टू बी, वेक्टर को आपको पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं इसकी डिटेल वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। 10 चैप्टर की बेसिक डिटेल लिखी थी 10.1 के लिए, ये 10.2 के लिए, 10.1 के लिए पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, पोजीशन वेक्टर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने वहां पर डिस्कस किए थे। नहीं देखे तो उसके क्लास 12 की टर्म 2 के लिए मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूं, वहां से आप 10 चैप्टर की बेसिक डिटेल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ए भी कोई वेक्टर है जिसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी या ए से बी के मिड जो भी हमारे डिस्प्लेसमेंट है उसे ए वेक्टर बोलते हैं। इसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं ए वेक्टर से। ये वेक्टर की ये टेल वाला पार्ट माना जाता है, ये हेड वाला पार्ट माना जाता है। अगर ये टेल और ये हेड वाला पार्ट है, एक हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ऐड हो जाए, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, सी रख देते हैं, ठीक है। बी टू सी एक और वेक्टर है, ये चीज ध्यान रखना है। पहले वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइंट होगा, इसे मैं बी वेक्टर मान लेता हूं। तो जो भी मेरे पास ये वाला रिजल्टेंट आने वाला है, ये एडिशन जो भी आने वाला है, ये मेरे पास क्या आता है, ए और बी का सम आता है। ए और बी का सम, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और चीज, इसको मैंने क्या लिखा, ए बी वेक्टर प्लस ये क्या था, बी सी वेक्टर, मिलकर क्या आया देखते हैं आराम से, बहुत आसानी से। ए और बी दोनों मिड वाले, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ट्रिक की तरह थोड़ा सा इसे यूज भी करेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं अच्छे से देखना, दोनों मिड वाले सेम सेम है ना, बी और बी, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, ए सी वेक्टर। और आप यहां पर देख भी सकते हो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का सम क्या है, ए सी आया, और ए सी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी है ही। बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया। दोबारा देखते हैं, नहीं भी क्लियर होगा तो यहां पर कोई भी मेरे पास लिखा है, ए बी लिखा हुआ है, इसको वेक्टर एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं ए के साथ सी लिख सकता हूं और सी के साथ बी लिख सकता हूं, मतलब दोनों मिड के सेम होंगे, तो उसको वेक्टर एडिशन का सम इस तरीके से यूज किया जाएगा। कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे ना, बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है, इसे दूसरा नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पॉइंट क्लियर होने के बाद एक पॉइंट और देखते हैं, क्या अगर उल्टा हमारे पास क्वेश्चन में पूछ ले, कैसे पूछ लेगा, ये मेरे पास कोई वेक्टर दे दिया हमारे पास ए टू बी, एक वेक्टर है ए, अब की बार मुझे रिजल्टेंट दे दिया जिसका नाम सी है, और देख रहे हैं आप यहाँ पे ए प्लस बी दे दिया। तो देखो दोनों पहले वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर की टेल हमारे पास ज्वाइंट है, हेड टेल नहीं, दोनों टेल टेल ज्वाइन है। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये वेक्टर एडिशन आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस सी, यानी कि हमारे पास ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू बी सी, ये आ जाएगा मेरे पास बी वेक्टर। यस और नो, तो बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी वेक्टर आई। वही वाली बात है, यहां से समझ लो, ए वेक्टर यहाँ पे हेड सेकंड का टेल, दोनों जा रहे हैं ए टू बी, ये क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। बात तो वही बैठी ना, कोई ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है। टॉपिक ये वाला क्लियर है ना, छोटा था। जब डाउट नहीं है, दोनों ही टाइप के कॉन्सेप्ट देख लिए, एक और चीज और देखते हैं, अभी भी नहीं मजा आएंगे वो तो। ये मेरे पास ए वेक्टर था जिसका डिस्प्लेसमेंट ए टू बी मान लिया। इसकी अगर मैं ऊपर की बात करूं तो मेरे पास बी वेक्टर पॉजिटिव था। अगर यही मेरे पास नीचे की साइड आ जाए तो बी वेक्टर नेगेटिव आएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर दोनों ही डायरेक्शन एक साथ दे दें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन का केस आ जाएगा, ये मेरे पास एडिशन का केस आ जाएगा। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप और भी देखेंगे अभी यहाँ पर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा सा। जैसे एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या हमने छोटे छोटे क्वेश्चन पता है क्या क्या देखे हैं यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। क्या देखो मैं बताता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। सबसे ज्यादा यूनिक सा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये ए और बी दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ये ठीक है, एक तरीके, यहां से भी दो तरीके कैलकुलेशन के, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, ए लिखेंगे ए टू ए, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ऐसे भी कर सकते हैं। वरना दूसरा तरीका क्या है, इस वाली लाइन से देखो, दोबारा इस वाली लाइन से ए सी प्लस सी ए, इसका एक और मेथड क्या है, 0 लेकर आने का, ए सी सेम लिखते हैं। अगर वेक्टर को मैं चेंज करता हूं, ए सी को, जैसे ए बी को बी ए लिखूंगा तो वेक्टर मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ए सी को सी ए को ए सी लिखूंगा तो वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा।
ये हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये चीज प्रूफ हो जाएगी, काफी ज्यादा यूज भी की जाती है और पूछी भी जाती है। छोटे मोटे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप वेक्टर एडिशन से रिलेटेड एक और पॉइंट क्या है हमारे पास। वेक्टर एडिशन के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। ये भी बिल्कुल आसान से ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एक वेक्टर का मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या था, ए टू बी का वेक्टर मैंने ए मान लिया, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हमने क्या माना था, ये वाला माना था। इसमें क्या माना था, बी वेक्टर माना था, बिल्कुल आसान। और इसका रिजल्टेंट क्या आया था, रिजल्टेंट ए प्लस बी आया था। मैं ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से आपको बता देता हूँ, इससे ही आसान रहेगा। ये यहां तक हमने किया था ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के लिए। अगर मैं पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहूं तो देखो, ये मेरे पास ये वाला पॉइंट क्या है, मेरे पास बी है ना, तो ये बी होगा। ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ए है, तो ए होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये वाला बी है, ये भी बी हो गया, ये ए है, ये भी इक्वल होगा। मिड वाला पार्ट क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। चाहे मैं उसे यहां से देखूं, पैरेललोग्राम क्यों है, ये पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो कर रहा है, डायगोनल देखो यहाँ पर, ए से बी, बी से सी पॉइंट, तो यानी कि ए प्लस ए और सी कितना है, प्लस बी आया। अगर मैं इधर से देखता हूं, यहां से क्या आएगा मेरे पास, बी और ये प्लस में ए, क्योंकि पहले वाले वेक्टर का हेड, सेकंड वाले वेक्टर का टेल दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं। सिर्फ ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी आएगा या बी प्लस ए आएगा, बात वही है। इसीलिए बोलते हैं पैरेललोग्राम का एडिशन लो। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मजा नहीं आया, और दोबारा देखते हैं अच्छे से। ये मेरे पास वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी। यस और नो, बिल्कुल श्योर है। ये तो नॉर्मल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट था। अब पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। सेम देखो, ये वाला वेक्टर लेता हूं मैं, ये वाला वेक्टर क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर है। ये वाला वेक्टर ए है, सिर्फ बीच वाला सब कुछ भूल जाओ। यहां से बी गए, बी से ए चले गए, तो वेक्टर एडिशन क्या आएगा मेरे पास, बी प्लस ए आएगा। पहले वाले क्या आया था, ए प्लस बी आया था। तो देखो दोनों ही कॉन्सेप्ट बात एक ही है। ए में बी को ऐड करो, बी में ए को ऐड करो। वेक्टर के केस में दोनों इक्वल लेते हैं। यही चीज, यही पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। होता क्या है, जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्यों, पता चल गया हमारे पास। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए को बी में ऐड करेंगे, बी को ए में ऐड करेंगे, बात एक ही होगी। और कहां से आया कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम के लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से आया। ए को बी से ज्वाइंट करें, ए प्लस बी, बी को ए से ज्वाइंट करें, दोनों केस में डायगोनल हमारे पास इक्वल आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान सा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्लियर हो गया, किस तरीके से फेस करना है। इस टाइप का डीप क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आने वाला है। सेकंड चीज, एक और हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी पता चल गई। एक होती है एसोसिएटिव, वो क्या होती है उसको भी सुन लो। अगर आपने बी प्लस, ये 3 वेक्टर के लिए होता है, बी प्लस सी का सम कर बाद में ए का सम किया, या फिर ए और बी का सम कर बाद में सी को सम किया, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आसान ही है बिल्कुल। अगर मैं ये ए प्लस बी है, ये मैं ए मान लेता हूं, या फिर इसे ए प्लस बी मान लेता हूं, तो जो ऐड आने वाला है तीनों वेक्टर के साथ आने वाला है। मतलब डिफरेंट टाइप का केस है, ये भी ध्यान रखना इक्वली होता है वेक्टर एडिशन के केस में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे, जो यूजफुल भी है काफी ज्यादा। ये तो बेसिक था बिल्कुल, 10.2 में ऐसे उसके स्केलर प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं पहले स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर के कॉन्सेप्ट को बेसिक से छोटा सा पॉइंट बताना है। इसके बाद हम कंपोनेंट देखेंगे किसके वेक्टर्स के, जहां पर हमारे पास आई जे के की यहाँ पर एंट्री होने वाली है 10.2 से। ध्यान रखना 10.1 में कोई भी एंट्री नहीं थी, मैंने बोल सकते 10.2 से आपको हम कंपोनेंट्स देखेंगे। एक्स एक्सिस पर आई जे के वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर देखेंगे। पहला मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर देखते हैं बाय स्केलर के लिए। एडिशन के छोटे छोटे पॉइंट हमने क्लियर करे, जैसे मैंने आपको बताया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सबका सम 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिया। ध्यान रखना है दोनों वेक्टर सेम टू सेम, मतलब ए से ए तक का डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट हमारे पास ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो बोल सकते हैं ए से बी तक का वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बी से सी तक का बी सी लिख लेते हैं, ये सी ए लिख लेते हैं, 0 हो जाएगा। लेकिन ए से ए तक का ही डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो उस वेक्टर के केस में मैंने वैल्यू बता दी 0 होगी। एक और चीज और बताई थी, ए से सी का हमारे पास वेक्टर मान लिया मैंने ए है, क्या मान लिया, ए से सी का या सी मान लिया। तो सी से ए का मेरे पास वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सेम वही वेक्टर की वैल्यू होगी, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पर मैंने ए सी को क्या लिखा था, सी ए लिखा था, लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस चेंज हो जाएगा। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देखे एडिशन के कॉन्सेप्ट में। एक चीज और देखूं, यहाँ पर मेरे पास लिखा ए वेक्टर प्लस 0, तो ध्यान रखना है ए वेक्टर रहेगा। एडिशन में 0 का कोई भी हमारे पास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वेक्टर पर इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना हमें, ये सब बेसिक थे। अब देखते हैं स्केलर के कॉन्सेप्ट को। मान लेते मेरे पास कोई वेक्टर ए है, उसमें किसी से भी बोल सकते हैं, उसमें मैं किसी भी एक स्केलर की, स्केलर बोलते हैं कोई भी हमारे पास काउंटिंग 1 2 3 4 कोई भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं। लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई करता हूं और हम क्या करते हैं, मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस को बोलते क्या है, ध्यान रखना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर बोल सकते हैं, जो भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है।
इसका मॉडुलस अलग, इसका मॉडुलस अलग। अब हमारे स्केलर का मॉडुलस क्या होता है, स्केलर ही रहेगा। अगर सपोज दैट लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कुछ भी हो गई, अगर -1 लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आएगा क्या, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 इक्वल आ जाएगी। यानी देख रहे हैं आप, इसका बोल सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है ना, नॉर्मली हमारे पास 1 इक्वल आने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को लैम्डा ए हमारे पास यहाँ पर एज ए यूनिट वेक्टर की तरह काम करता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो इसे ध्यान रखना, लैम्डा को यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और आता है क्या अपना वही ए वेक्टर अपॉन लैम्डा की वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज किया जाता है यहाँ पर। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी वेक्टर दे देंगे आपको, मान लिया आपको कोई भी वेक्टर दे देंगे, आईजे वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन बता देते। क्वेश्चन अगर कोई भी ऐसा आ गया, ये आपको वेक्टर दे दिया आई जे के तीनों कंपोनेंट के साथ, इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ए का कैप को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर को ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में उसी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, जिसे मॉडुलस भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे अभी आपको देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया कि वेक्टर का एडिशन मतलब कॉन्सेप्ट ये थे, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्केलर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये कोई भी वेक्टर ये ना, अगर मैं बोलूं इसी वेक्टर में यहाँ पर मुझे स्केलर वेक्टर में कुछ फाइंड करना है, जैसे कि ये वेक्टर मेरे पास ए है, इसमें मुझे 2a फाइंड करना है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा पूरे वेक्टर में। 2i 3j 4k मल्टीप्लाई करते देखो, 2 2 जा 4i, 2 3 जा 6j, 2 4 जा 8k। मतलब ये इसे बोलते हैं स्केलर से किसी भी स्केलर काउंटिंग की मल्टीप्लाई करनी किसी भी वेक्टर में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखेंगे, पहले कंपोनेंट देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखते हैं अब हम। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। हमारे पास कोई भी सपोज कर लेते हैं 3D कोई भी एक एक्सिस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एंड देन ये जेड एक्सिस है। क्या करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आपको पता है, ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और वाई के कोऑर्डिनेट बाकी सबके वाई और जेड क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 0 हो जाएंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट ले लेते हैं, बी पे हमारे पास ध्यान रखना है एक्स भी 0 और जेड भी 0, बाकी हमारे पास वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेम यहाँ पर हमारे पास जेड के लिए जेड एक्सिस पर एक्स भी 0 वाई भी 0 और हमारे पास जेड पर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ध्यान रखना हमारे पास ए बी सी तीनों पॉइंट आ गए, तीनों में हमने क्या लिख लिए, इनके कंपोनेंट भी लिख लिए। अब एक चीज और देखेंगे, वेक्टर मेरे पास ये सेंटर ओ है, ओ एक्स एक्सिस के लिए ओ एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ए है जिसके कंपोनेंट्स हमारे पास लिखे हुए, बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट लिखे हुए 1 0 0। एक चीज ध्यान रखना है, ओ एक्स पर वाई जेड 0 हो जाएगा, और ओ वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0 और जेड एक्सिस पर एक्स और वाई 0। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए पॉइंट के लिए, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, जैसे हम बोलते थे ना एक्स एक्सिस पे हमारे पास आई लेते हैं, तो ओ एक्स के लिए यूनिट वेक्टर 1 होगा, एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए यूनिट वेक्टर जे होगा, और जेड के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारे पास के होगा। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हमारे पास है ना। अब आई जे के पता चल गया क्या है, इनके ऊपर कैप लगे, ऑब्वियसली बात है यूनिट वेक्टर होंगे। इनके मैग्नीट्यूड की अगर बात करी जाए तो देखो आई वाला ओ एक्स एक्सिस पर है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 1 है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एक्स या फिर ओ वाई हो या फिर ओ जेड हो, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या 1 1 1 है। कैसे फाइंड करेंगे ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले देखो क्या क्या क्लियर हुआ आपका, यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कोई भी पॉइंट पी है, यहाँ पर सपोज डेट कोई भी पॉइंट पी है, पी की हमारे पास ए से दूरी ए से बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाई वाली है, ये एक्स वाली है, फिर जेड वाली पे हमारा 3D फॉर्म बन जाएगी। कुछ ही डिस्टेंस जो निकल कर आती है, तो पी के कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूं तो क्या होंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, एक्स वाई जेड तीनों के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी के लिए, तो देखो एक्स एक्सिस पे मेरे पास आई है, तो इसे लिखेंगे एक्स आई, ये हम लिखेंगे वाई जे, और ये जेड की, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो बहुत अच्छे से पता भी चल गया क्या क्या है ये, क्या क्या नहीं है। और ओ से पी तक का एक रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम बना दें, जिसका नाम रख दे आर, आर एक रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे जेड की, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसमें हमारे पास तीनों के कंपोनेंट आ गए, एक्स के भी, वाई के भी और जेड के भी, तीनों एक्सिस के। आर भी पता चल गया हमें अच्छे से। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी एक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल भी लिया था। अभी मेरे पास कोई भी एक वेक्टर लिखा हुआ था 2i 3j और 4k, मैंने आपको बताया इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम हमने यहाँ पे मॉडुलस भी रखा था, इसे हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर या फिर मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर कैसे करेंगे वो चीज भी समझना, कैसे आया वो भी देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाला है,
ये वाई एक्सिस है, ये वाई वाला है, ये इसका रिजल्टेंट है, हाइपो है, 90 डिग्री पर होता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल में हाइपो स्क्वायर होता है। तो सेम यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और थर्ड वाला हमारे पास आएगा 3D के लिए जेड का स्क्वायर। तो ये इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छे से पता भी चल गया होगा आपको। कोई भी रिजल्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई के मल्टीपल का स्क्वायर, जे के मल्टीपल का स्क्वायर, के मल्टीपल का स्क्वायर, रिजल्टेंट बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड होकर आ जाएगा। एक वेक्टर में अप्लाई भी करके देखते हैं। अगर मुझे ए वेक्टर का क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आई का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, रूट निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, रूट पे 29 हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ए का। तो मैग्नीट्यूड और निकालना आ गया आपको अच्छे से, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, आई जे के कहां से आए, यूनिट वेक्टर है किसके लिए, ओ एक्स और वाई और जेड के लिए। रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड भी निकालना आ गया। डिफरेंट छोटे टॉपिक और देखते हैं एक दो, अभी देखते हैं, इसे इरेज करने पहले। अब कंपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट से ना रिलेटेड एक दो नोट्स भी देखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है वो नोट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसे हम a1i या फिर a2j और थर्ड वाले को a3k लिख लेते हैं। कोई आप काउंटिंग में भी ले सकते हैं, जैसे मैंने भी ए वेक्टर माना था 2i प्लस 3j प्लस 4 की, कैसे भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं b1i b2j और b3k, ऐसे करके दो वेक्टर लिख लिए। मैं कॉन्सेप्ट को जो पहले नोट्स को क्लियर करने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं वो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। 10.2 से सबसे ज्यादा 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाता है। दो वेक्टर दे देंगे और आपसे पूछने बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है। दो वेक्टर कोलिनियर किस केस में होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो मेरे पास ए और बी वेक्टर है, ये दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन किसी न किसी स्केलर प्रोडक्ट के साथ। मतलब बी में से या ए में से कोई ना कोई ऐसी कोई कांस्टेंट काउंटिंग 2 3 4 -2 -4 कॉमन आएगा, स्केलर कोई भी चीज कॉमन आएगी, तभी दोनों वेक्टर किस केस में कहलाएंगे, बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है, ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, एग्जांपल की हेल्प से बताएंगे अभी आप। इस पहले इसी तरीके का थोड़ा सा बेस और देखते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, a1i a2j a3k इक्वल में लैम्डा सेम ऐसे लिखते हैं। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, b1i b2j b3k। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लू यहां पर, तो a1i सेम ऐसे रहेगा, a2j a3k मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा b1i लैम्डा b2j और लैम्डा b3k। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, और किसी करेंगे सिर्फ कंपोनेंट्स की, आई के कोफिशिएंट ऑफ आई को रखेंगे। कंपेयरिंग करने पर आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है a1 और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है लैम्डा b1। सो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, a1 अपॉन b1 इक्वल टू लैम्डा आएगा पहली कंपेयरिंग में। दूसरी कंपेयरिंग करते हैं, अगर मैं a2j को इक्वल रखता हूं लैम्डा b2j की, वैसे कोफिशिएंट की करते हैं, लेकिन आप लिखना चाहें तो सेकंड टर्म की कर दी मैंने, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, बात वही आएगी। a2 अपॉन b2, यहां पर भी लैम्डा आया। ऐसे थर्ड वाले को देखेंगे तो थर्ड वाले क्या आएगा, a3 अपॉन b3, ये भी लैम्डा आएगा। इससे आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स का रेशियोज सेम आना चाहिए। मतलब a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 सब कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मतलब समझ में आ गया ना आपको, नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे अच्छे से एग्जांपल की हेल्प से। क्या बताया मैंने आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के कंपोनेंट्स क्या है, बोल सकते हैं कोएफिशिएंट, मल्टीपल, उनका रेशियोज पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका सेम आ रहा है। चेक करेंगे इसी चीज को एग्जांपल के साथ, बहुत अच्छे से देखो। मेरे पास ना कोई एक वेक्टर ए जो है ना काउंटिंग में ले लेते हैं, 2i 3j 4k, और जो बी वेक्टर है वो ले लेते हैं 4i 6j 8k। वेक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। अब देखते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं पड़ोसी, बाजू वाला। आई का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि a1 अपॉन में b1 कौन सा वाला होता है, ये वाला, ऐसी इसका 3 अपॉन 6, ऐसी इसका 4 अपॉन 8। कोफिशिएंट बोलते हैं आई का मल्टीपल, जे का मल्टीपल और के का मल्टीपल, कितना आएगा 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों के रेशियोज हमारे पास कैसे आ रहे, इक्वल आ रहे। मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। एक तो ये वाला केस देखा, ये वाला केस भी देख लो कैसे। ए वेक्टर कितना है मेरे पास, ए वेक्टर हमारे पास है ये, जिसे हम बोल सकते हैं 2i 3j 4k
क्या सेकंड वेक्टर बी में से कुछ कॉमन आ रहा है? देखो 2 के मल्टीपल है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो एक चीज यहां पर देखो अच्छे से क्लियर हुई आपकी, क्या कि सर दोनों वेक्टर इक्वल तो है, लेकिन किसका भी इक्वल है, किस कंडीशन में इक्वल है? ये देखो, ये वेक्टर आपस में इक्वल है, यस, लेकिन यहां पर कोई ना कोई स्केलर काउंटिंग 2 या 3 या 4 कॉमन आ रहा है, तब इक्वल है। तो इस वाले केस से भी आप चेक कर सकते हो, दो वेक्टर आपको मिलेंगे फटाक से, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में कुछ कॉमन लेके देखो, दोनों वेक्टर इक्वल हो रहे नहीं हो रहे, कोलिनियर होंगे। कोफिशिएंट के बेस पे भी चेक कर सकते हो। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अब नोट्स एक दो और भी देखते हैं, क्या क्या नोट्स है देखो, मैं बताता हूं आपको अभी। इसका सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से देखो, यहां पर लिखा हुआ है ना, ए इक्वल में A1 I A2 J प्लस A3 के। हेयर A1 A2 और A3 ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। छोटा सा पॉइंट यहां पर अगर लिखकर बताऊं ना मैं, आप अच्छे से देखो, मैंने ना, मैं आपको दोबारा बता दूं एक पॉइंट, मैंने लास्ट वीडियो में, डिटेल वाली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को बताया था वहां पर कि डायरेक्शन रेशियोज वाला पॉइंट होता क्या है। मैं यहां पर दोबारा लिखकर दिखा देता हूं। ए वेक्टर मेरे पास है ना, जिसके कोएफिशिएंट क्या है, आई का मल्टीपल A1 है, A2 J का मल्टीपल है और A3 K। इन तीनों मल्टीपल्स को देखते हुए मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान रखना है A1 A2 A3 और ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। मैं यहां पर आराम से मेंशन कर देता हूं, बड़ा बड़ा डायरेक्शन रेशियोज भी है। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। तीनों पॉइंट याद रखेंगे। और अगर यही चीज LMN के केस में आ जाती, हमारे पास आ जाता LX आ जाता, MY NZ आ जाता। थोड़ी सी मैं आगे की बात कर रहा हूं, अगर ये LMN इस तरीके से ना आके ऐसे आ जाता, LI MJ NK IJ के साथ आ जाता, तो LMN क्या है यहाँ पर? इसने डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। और इनकी वैल्यू क्या होती है? L की वैल्यू होती है कोस अल्फा, इसकी कोस बीटा और इसकी कोस गामा। ये मैंने डिटेल वीडियो में वहां पर भी बताया, फिर भी यहाँ पर बता दिया, आ गया बीच में इसीलिए। तो LMN भी ध्यान रखना, LMN क्या है? डायरेक्शन। हमारे पास कोसाइन है, मतलब कोस है, और कोस होता है कि आपको पता है, एंगल निकल कर आता है हमारे पास B/H के फॉर्मूले से। वो हमने बेसिक डिटेल वीडियो में देखा भी था। हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के लिए सेपरेट वीडियो बना दी नोट्स की तरह, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारे पास क्या हुआ, नोट्स तो प्रिपेयर हो गए कंपोनेंट्स की। अब देखते हैं थोड़ा सा एडिशन वाला पार्ट हो गया क्लियर। अब वेक्टर ज्वाइनिंग वाला पॉइंट देखते हैं, वेक्टर कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। वेक्टर्स के ज्वाइनिंग के लिए पॉइंट्स के छोटे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। हमारे पास 3D वाला पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस थोड़ा सा बड़ा बना लो, जिससे कि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास जेड एक्सिस है। क्या करते हैं? सेम वही कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास ओ है, दो पॉइंट लेट कर लो जहां आपका मन करे। एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है ए, और ए के कोऑर्डिनेट को मैं वहां पर नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा घिच पिच हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं x1 y1 और z1। मतलब ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स भी हो, पॉइंट हमारे ए बी और बी हो गए, ए और बी। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हम x2 y2 और z2 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहां मान लेते हैं बी हमारे पास, ये हमारे पास ओ ए और ओ बी हो गए। अगर एक्स एक्सिस से ओ ए के कंपोनेंट्स देखेंगे तो ओ ए मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? x1i y1j और z1k लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। ऐसी हम ओबी को भी लिख सकते हैं, ओबी तो एक वेक्टर बनेगा, x2i y2j और z2k। यस और नो? यहां तक कोई भी हमें ज्यादा खास डाउट नहीं है। अगर ए बी के मिड का डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ए बी हमारे पास क्या होगा? सेम वही वाला ड्रामा हमारे पास। ए बी को हम कैसे लिखेंगे? ए बी को कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था वेक्टर वाले केस में, बाद वाला माइनस पहले वाला। सेकंड क्या है हमारे पास? ओ बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर ओ से। तो ओ से हमारे पास ध्यान रखना। अभी मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर कहीं पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा ए सी, तो इसे कैसे लिखेंगे? बाद वाला ओ सी माइनस ओ ए, ऐसे करके आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, पोजिशन वेक्टर से वैल्यू लिख लिख कर। तो ओ बी मेरे पास कितना है? ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x2i y2j z2k। ब्रैकेट में करके लिखते हैं हमारे पास ओ ए वाला x1i y1j और z1k। दोनों वेक्टर का कॉन्सेप्ट लिख लिया मैंने, मतलब ए बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास इजीली आ गई। अगर आप चाहें ब्रैकेट ओपन कर आई वाले कोएफिशिएंट अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार ब्रैकेट ओपन करके आपको बता देता हूँ कॉमन लेकर, अच्छे से, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माइनस के अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना। अब इन दोनों में से आप आई कॉमन लो, आई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। ये तो है मेरे पास तीनों वेक्टर, ए बी वेक्टर की वैल्यू, हाँ है ना? यस, आ गई।
अगर मुझे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए बी फाइंड करना है या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर फाइंड करना है, इस केस में मैं मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर का मॉडुलस कैसे फाइंड करूंगा, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। फॉर्मूला भी ऐसे याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है ये, इसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। इस तरीके से मॉडुलस निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, बहुत आसानी से निकालना आ गया। ज्वाइनिंग करना भी आ गया दो पॉइंट को, कोई पॉइंट में कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकता है, 2 3 1 ऐसे क्वेश्चन है 10.2 में। इसके अभी 10.2 के नोट्स कंप्लीट होने के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास 10.2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें आपको सभी टॉपिक के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन लेकर देखेंगे, जिससे कि आपके हर टाइप का टॉपिक ना और उसके नोट्स पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x2 y2 z2 ले लेते हैं। इनके मिड की डिस्टेंस पूछ सकता है, बोल सकते हैं इसके वेक्टर ज्वाइनिंग के पॉइंट पूछ लिए, जैसे मैंने निकाल कर दिखाया यहाँ पर ए बी के, जैसे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन प्ले हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर स्केलर बोल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है स्केलर के लिए, मतलब बोल सकते हैं वेक्टर एडिशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 10.2 के दो ही नोट्स रिमेन है यहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कंप्लीट हुआ, उसकी बेसिक डिटेल देखते हैं हम। सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दो केस में कर लेते हैं, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। दोनों के ऊपर क्वेश्चन बहुत जरूरी आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अच्छे से डेरिवेशन को समझेंगे, फिर देखेंगे एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसकी डिटेल वीडियो में बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10.2 की सेपरेट वीडियो में। पहले इंटरनली वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, एक और वेक्टर मेरे पास ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसको मैं बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर आर, कोई भी आर वेक्टर रिजल्टेंट इसका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो केस में डिवाइड कर लेते हैं, केस 1 इंटरनली के लिए और केस 2 एक्सटर्नली के लिए। इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट है क्या, वो आप यहाँ पर अच्छे समझ जाएंगे, वरना सेक्शन फॉर्मूला अपने क्लास 10 में चैप्टर 7 में पढ़ा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, कुछ उसी के टाइप का है, अच्छे से देखना है। कोई मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास डिफरेंट वेक्टर है, बी वेक्टर है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ए, कुछ भी हम मान लेते हैं, ये ए और बी है, इन दोनों को इंटरनली अगर कोई भी एक वेक्टर डिवाइड कर दे, मान लेते हैं आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इंटरनली पता चल रहा है ना, ए और बी का बस टोटल वेक्टर ये दिया हुआ है, नाम दे देते हैं इसे ओ, इसे पी क्यू आर रख दे, कुछ भी रख दे जो हमारा मन करेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास देखते हैं आर ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ए और बी को, किस रेशियो में करेगा, इस रेशियो को हम पी एम मान लेते हैं, इसे एन मान लेते हैं, पी और क्यू भी मान सकते हैं, डिफरेंट टाइप को जो भी आप रेशियो मानना चाहे मान सकते हैं। अब हमारे पास देखेंगे, पहले मेरे पास ये देखते हैं हमारे पास क्यू आर कितना आ रहा है, क्यू आर देख सकते हैं कैसे लिखेंगे वेक्टर को, मैंने बताया था ओ आर बाद वाला माइनस पहले वाला ओ क्यू। सो ओ आर कितना आ रहा है, ओ आर हमारे पास कितना आ रहा है बी, ठीक है, माइनस ओ क्यू कितना आ रहा है आर आ रहा है हमारे पास। अब देखते हैं हम सेकंड वाला, ये तो हमारे पास आ गया क्यू आर। अब देखते हैं हमारे पास पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू को भी आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से सेम ऐसे लिखा लेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी लिखेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, और ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ओ से लेके क्यू तक, सेम वही आर लिखेंगे, और ओपी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओपी की वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर। तो देखो दोनों ही हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर इनके रेशियो की बात करिए ना कि इनने किस किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो ओ क्यू हम देखते हैं क्यू आर को, क्यू आर अपॉन पी एम, पी क्यू सॉरी, इनका रेशियो क्या है, किस किस का, क्यू आर और पी क्यू का। क्यू आर कितना है हमारे पास एन है, और पी क्यू कितना है हमारे पास एम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आई थी क्या, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, अपॉन में पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इक्वल में सेम ऐसे लिखेंगे एन अपॉन एन। अब करते हैं सॉल्व, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इजीली आर हम फाइंड कर लेंगे। करते मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एम के साथ बी आएगा, एम के साथ आर भी आएगा, ऐसे यहां पर आर के साथ एन आएगा, ए के साथ एन भी आएगा। सॉल्व करते हैं, आर वाले एक तरफ ले आते हैं और विदाउट आर वाले एक तरफ, तो माइनस वाले इधर आकर प्लस को हो जाएगा, एम के साथ बी वेक्टर, ए के साथ एन वेक्टर, सॉरी एन के साथ ए वेक्टर, आर एन, माइनस वाले इधर आकर प्लस को हो जाएगा, आर एम। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन यहां पर तो कॉमन आ रहा है ना, आर वेक्टर हमारे पास कॉमन है, तो एम के साथ बी लिखते हैं, प्लस यहां पर लिखते हैं एन के साथ ए, ठीक है। यहां से आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा, एन प्लस एन बचेगा, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, और बहुत अच्छे से फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले का। आर इक्वल में क्या आएगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस ए, एम प्लस एन, सॉरी, यस और नो। इंटरनली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। ये होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली केस के लिए, प्लस वाले के लिए। बच्चों को कुछ ऐसा होता है ना, कुछ थोड़े से एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत फनी सी बातें बच्चे बोलते हैं, इंटरनली में प्लस आएगा और एक्सटर्नली में नेगेटिव, हमें कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज ऐड होगी इंटरनली, हमारे पास कोई भी चीज आ रही है तो ऐड होने वाली, तो ध्यान रखना प्लस होगा इंटरनली की केस में, एक्सटर्नली में नेगेटिव होगा, कैसे होगा वो भी आपको पता चल जाएगा जब उसका डेरिवेशन देखेंगे। केस 1 क्लियर हुआ।
अब देखते हैं केस 2 से इरेज कर देते हैं। पहले एक्सटर्नली वाले पार्ट को समझेंगे सेक्शन फॉर्मूले को, बहुत आसान है। इसका मैं एक डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरे पास कोई भी ए वेक्टर है और ये मेरे पास कोई भी बी वेक्टर है, और मेरे पास आर वेक्टर ऐसा आता है। वहां तो इंटरनली उसने सेक्शन बोलते डिवाइड किया था, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मान लेते हैं आर इन दोनों वेक्टर को, इसका एडिशन बोलते ये होगा ना, ये इनका एडिशन आएगा, कुछ ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और आर इसे डिवाइड कर देता है कुछ भी पर्टिकुलर रेशियोज में। इसको आर वेक्टर बोल देते हैं। ये ए है, इसे ए बी सी जो भी आपको मानना है मान सकते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, बी हो गया, और जो हमारे पास आर ने डिवाइड किया वो एक्सटर्नली गया, बाहर क्या है, ए और बी के बिल्कुल बाहर देख सकते हैं, आर बाहर है। वहां पर ए और बी के बीच में था आर, वो इंटरनली एक्सटर्नली वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं ए के और आर के बीच का रेशियो देख लू तो मान लेते हैं इसे एम मान लेते हैं, ठीक है। किसका मानते हैं, ए और सी का, ये चीज भी ध्यान रखना। ए सी का हमने रेशियो माना एम, और बी सी का रेशियो मान लेते हैं, जो बी से डिवाइड किया एन मान लेते हैं। बी और सी का रेशियो मान लेते हैं, बी और सी का रेशियो क्या हो गया हमारे पास, एन हो गया। अब हमारे पास रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम देखते हैं यहां से वैल्यू क्या क्या आने वाली है, देखो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल अगर ज्वाइंट हो रहा है तो ये हमारे पास आर सम निकल कर आता है। अगर मैं यहां पर वैल्यू पूछूं ए सी की, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से बताना है। ए सी पूछ रहा हूं मैं, यहां पर निकाल कर दिखाते हैं। ए सी को कैसे लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी हमारे पास क्या है, ओ से सी मतलब आर है, और ए क्या है मेरे पास, ये ए है। सो मेरे पास वेक्टर एडिशन कैसे आ जाएगा, तो वेक्टर एडिशन का केस यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास ए सी आ रहा है, क्या आ रहा है, ए सी, ए से सी निकल कर आ जाएगा मेरे पास। कितना आएगा, आर माइनस ए का केस निकल कर आएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ओसी वाला पार्ट। सो एसी मेरे पास क्या निकल कर आ गया, एसी आ गया मेरे पास आर माइनस ए वेक्टर आ गया, ठीक है। अब बीसी भी चेक कर लेते हैं। तो देखो बीसी मेरे पास क्या है, ये रहा। बीसी मुझे फाइंड करना है, तो कैसे लिखेंगे, ओसी माइनस ओबी, और ओसी मेरे पास कितना है, ओ से लेके सी तक के डिस्टेंस मतलब आर, और ओबी कितना है, यानी कि बी वेक्टर। दोनों की वैल्यू रखेंगे, आराम से अपना रिजल्टेंट वेक्टर वाला वो सब सेक्शन फॉर्मूला का आर फाइंड होकर आ जाएगा। एसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर माइनस ए, बीसी की आर माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने एम अपॉन एन से, तो ये आएगा एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, एम आर वेक्टर, एम बी वेक्टर। सॉल्व करेंगे, आर वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो आर वाला हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, ये कितना हमारे पास देखो, एन आर वेक्टर, प्लस वाला जाकर माइनस का, ऐसी माइनस वाला जाकर प्लस का, कुछ कॉमन है यहाँ पर, यस आर वेक्टर कॉमन है, एन ए वेक्टर, एम बी वेक्टर, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस एम। या फिर हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन लेके लिख भी सकते हैं कॉमन वाला पार्ट, तो एम बी लिख सकते हैं और एन ए लिख सकते हैं अपॉन में एम माइनस एन, मतलब माइनस कॉमन लेके कॉन्सेप्ट को प्ले कर सकते हैं। आर वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, हो गया, यस और नो। ये चीज ध्यान रखना, एक्सटर्नली में माइनस आएगा और इंटरनली में प्लस आ जाएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एम बी माइनस एन ने अपॉन में एम माइनस एन, वहां पर एम बी प्लस एन ने अपॉन में एम प्लस एन था। एक्सटर्नली इंटरनली के दोनों ही सेक्शन फॉर्मूले का पार्ट क्लियर हुआ। साथ ही साथ 10.2 के रिलेटेड जितने भी नोट्स थे सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो और बोल सकते हैं डिटेल 10.2 के नोट्स की आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब और कर दे, और साथ ही साथ इसे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझा, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे 10.2 से, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।